काव्या अपने घर के लिए बहुत सारा सामान जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा ऐसी चीजें मंगवाती है। ये सब सामान देखकर काव्या के घर के आसपास वाले लोगों की भीड़ लग जाती है और काव्या की माँ सुनीता भी बहुत हैरान हो जाती है। तभी वहाँ सुनीता की पड़ोसन विमला आती है और बोलती है, अरे सुनीता, तेरी बेटी के हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया? देख तो कितना सारा सामान लाई है। काव्या बेटा सही काम कर रही है ना? कहीं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही? आंटी जी, जब आस पड़ोस वालों को दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती ना, तो वो सब यही कहते हैं कि कोई गलत काम तो नहीं कर रही। अरे इंसान मेहनत भी तो कर सकता है ना, गलत काम क्या होता है? फिर ये सारा सामान लाई कहाँ से है तू? देखकर तो लग रहा है कि ये सब कम से कम 2 लाख से कम का तो नहीं है। बता अब कहाँ से लाई है ये? हमेशा मेरा बीपी ही बढ़ाती रहती है तू। माँ, आप टेंशन क्यों ले रही हो? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। आपको क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? और मैं गलत काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, और आप अपनी बेटी पर ही शक कर रही हैं। देख ले सुनीता, रातों रात तो कोई अमीर तभी होता है जब उसने कहीं डाका मारा हो या फिर उसके हाथ कुबेर का खजाना लग गया हो। तेरी बेटी पक्का किसी गलत काम में पड़ गई है। आप अपना मुंह बंद करो और यहाँ से जाओ। अभी इतनी बुराई कर रही हो और कल सुबह मुंह उठाकर आ जाओगी। कि दिखा तो सुनीता तेरी बेटी क्या क्या लाई है। हाय दैया, कैसी जुबान चल रही है इस लड़की की। मैं अब तो तेरे घर कभी ना आऊँ सुनीता। विमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। विमला के वहाँ से जाने के बाद सुनीता काव्या से कहती है, काव्या, अब तू मुझे सच सच बता कि तू ये सब कहाँ से लाई है? पूरे दिन तो तू घर पर ही पड़ी रहती है, किसी काम के लिए जाती तक नहीं है, और इतने महंगे महंगे सामान लेकर कहाँ से आई है? बता जल्दी, कहाँ से लेकर आई है तू? मैं घर पर पड़ी नहीं रहती हूँ, मैं घर पर काम करती हूँ, और आप दूसरों की बातों में आकर अपनी ही बेटी पर शक कर रही हो। अरे कम से कम आप तो भरोसा रखो अपनी बेटी पर। मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ, और मुझे मेरा भला बुरा अच्छे से पता है। काव्या इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अचानक से काव्या की पूरी तरह से बदल जाना, ये सुनीता को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो गया है। कुछ दिनों बाद काव्या अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप में काम कर रही होती है और अचानक से बहुत खुश होकर चिल्लाने लगती है। काव्या के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ सुनीता आती है और बोलती है, क्या हुआ? तू इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? सब ठीक तो है ना? माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता था मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया है। माँ, अब तो हमारी किस्मत बदलने वाली है। अब आप अमीर बेटी की माँ कहलाओगी। अब क्या तीर मार दिया तूने? और तू क्या अमीर होने की सोचती रहती है? पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं कि जितने मन किया उतने तोड़ लिए। पैसे कमाने पड़ते हैं। माँ, पैसे कमाने की जरूरत ही क्या है? अब तो हम माला माल हो गए हैं। मैंने कहा था आपसे कि हम लोग ज्यादा दिन गरीब नहीं रहने वाले, और देखो मेरी बात सच हो गई। मेरी इन्वेस्टमेंट सही रही। तू क्या बोलती रहती है? मुझे तो तेरी कोई बात नहीं समझ आती है। ये बड़ी बड़ी बातें आप इतनी आसानी से समझोगी भी नहीं माँ। अच्छा, अब आप मेरे लिए जल्दी से मैगी बना दो। इतना काम किया है मैंने, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। काव्या की बात सुनीता को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और काव्या अब हर रोज धीरे धीरे करके शेयर मार्केट में और पैसे लगाने लग जाती है। एक दिन काव्या अपनी माँ को एक बहुत ही बड़े होटल में लेकर जाती है। इतना बड़ा होटल देखकर सुनीता की आंखें चमक जाती है और वो कहती है, इतना बड़ा होटल? काव्या, तू पागल हो गई है क्या? यहाँ खाना खाने आई है? अरे यहाँ का तो हम पानी भी नहीं पी सकते हैं। काव्या, तू पिटने वाले काम मत कर। पैसे न देने पर यही लोग हमें बहुत मारेंगे भी। तू घर चल, तू जो बोलेगी मैं तुझे बनाकर खिला दूंगी। क्या माँ, आप भी ना? अरे मैं इतने बड़े होटल में आपको इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ खाना खिला सकती हूँ। आपकी बेटी अब इतनी गरीब नहीं है कि आपको इन छोटे मोटे होटल में भी खाना ना खिला पाए। अब तो आप बस चिल कीजिए और बताइए कि क्या खाना है। तू पता नहीं क्या करना चाहती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि तू यहाँ आई ही क्यों है। अरे वहाँ शनि बाजार में ही मुझे कुछ खिला देती, मैं उसमें भी खुश हो जाती ना। माँ, आप ये क्या बातें कर रही हो? मैं यहाँ आपको इतने बड़े होटल में लेकर आई हूँ और आप ये सब बातें किए जा रही हो। थोड़ा तो एंजॉय करो।
अब तो हमारी जिंदगी जीने के दिन आए हैं। काव्या दिल खोल कर खर्चा करती है और सुनीता बेचारी डर जाती है कि कहीं उसकी बेटी किसी गलत रास्ते पर न जाए। ऐसे ही काव्या के खर्चे रोज बढ़ते। मोहल्ले वाले भी जब हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लोग अचानक से इतने अमीर कैसे हो गए। एक बार सुनीता घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है, तभी वहाँ विमला आ जाती है और बोलती है, तुझे क्या जरूरत है झाड़ू लगाने की? अब तो तेरी बेटी इतनी अमीर हो गई है कि वो एक नौकर भी रख सकती है, तो तू ये सारे काम क्यों कर रही है? बोल देना अपनी बेटी को कि एक नौकर ढूंढ ले। मैं तो अपनी बेटी को अब अगर बोल भी दूं ना कि मुझे सोने की झाड़ चाहिए तो वो भी ले आएगी। अरे मेरी बेटी अब बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा कमाती है। अब पूरा मोहल्ला देख ही रहा है कि कितना कमाती है। इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं है तेरी बेटी कि इतना ज्यादा कमाने लगे। मुझे तो पक्का शक है कि कोई तो गलत काम कर रही है। अरे तभी तो इतने पैसे मिलते हैं उसे। जब तुम लोगों को घी देखने को भी ना मिले ना, तब तो यही सब बोलेंगे ही। अरे मेरी बेटी अपने लैपटॉप पर काम करती है, मैंने देखा भी है कि क्या काम करती है, और मुझे तो गलत नहीं लगता है। सुनीता विमला को ही जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद काव्या अपनी माँ को एक बड़े से घर में लेकर जाती है और घर दिखाने लगती है। घर देखकर सुनीता कहती है, बेटा घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसका घर है और तू मुझे इस घर में क्यों लेकर आई है? माँ ये हमारा ही घर है और अब से हम इसी घर में रहने वाले हैं। क्या? इतना बड़ा घर, वो भी हमारा? ये क्या कह रही है काव्या? अब तो मुझे ना यही लग रहा है कि तू कोई ना कोई तो गलत काम कर रही है। अभी तूने कुछ दिनों पहले ही इतना खर्चा किया था और अब ये नया घर। तू सच सच बता काव्या, तू क्या काम करती है और इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं तेरे पास? माँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी कितनी तरक्की कर रही है, आपके लिए नया घर लिया है, और आप हो कि अपनी ही बेटी पर शक कर रही हो। बेटी मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझ पर कोई शक नहीं कर रही हूँ, मुझे तेरी चिंता है तभी पूछ रही हूँ। माँ भरोसा रखो बस अपनी बेटी पर। काव्या अपनी माँ को शांत करवा देती है और कुछ दिनों बाद काव्या के घर कुछ लोग आते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है, मैडम आपसे पैसे नहीं दिए जाते तो बता दिया करो, हमें पैसे निकालने के और भी तरीके आते हैं। भाई साहब मैं आपके पैसे दे दूंगी, बस आप मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए। समय समय समय, बस ये समय मांग मांग के इतना समय कर दिया। आपने अपने घर को हमारे पास गिरवी रखा था ना, और साफ साफ लिख के गई थी आप कि अगर आप पैसे नहीं लौटा पाई तो आपका ये घर हमारा होगा। तो अब ये घर हमारा है, तो चुपचाप से अपनी माँ को लीजिए और निकलिए यहाँ से बाहर। वो आदमी काव्या और उसकी माँ को घर से निकाल देता है। फिर उनके पास कोई जगह नहीं होती तो काव्या बहुत ज्यादा रोने लगती है और तब सुनीता उसे चुप करवाते हुए कहती है, बेटा मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू कुछ गलत काम कर रही होगी, अच्छा नहीं होगा ये तेरे लिए। माँ मैं शेयर मार्केट में काम करती थी और इस बार मैंने सब कुछ दांव पर लगाया था और मैं बर्बाद हो गई। माँ काव्या पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और बस अब वो रोती ही रह जाती है। कहते हैं बेटी का बाप बहुत खुशकिस्मत होता है, पर किशन लाल कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत था, क्योंकि वो एक नहीं बल्कि 5 बेटियों का पिता था, जिनकी परवरिश उसने अकेले ही की थी, क्योंकि उसकी पत्नी एक गंभीर बीमारी के चलते इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी 5 बेटियां अलग अलग मिजाज की थी। तो आइए मिलते हैं किशन लाल और उसकी 5 बेटियों से। अरे मेरी 5 राजकुमारियों, नाश्ते के लिए फटाफट हॉल में आ जाओ। गुड मॉर्निंग पापा, क्या बनाया है नाश्ते में? तेरे लिए बॉइल्ड सूप और सैलेड, और मन करे तो आलू का पराठा भी चख लियो। आलू का पराठा? वो तो मेरा नाश्ता होगा, मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाली। इतना कहकर उसकी छोटी बेटी गरिमा फट से सारे आलू के पराठों की प्लेट अपने आगे सरका लेती है। तभी उसकी बाकी 3 बेटियां भी नाश्ते के लिए हॉल में आती हैं। तो उसकी तीसरी बेटी अनाया खाने में अंडे देखकर गुस्से से कहती है, पापा ये उबले हुए अंडे मेरे सामने क्यों रखे हैं? आपको पता है ना मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे उबले हुए अंडे में से इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है जो तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वैसे भी तेरे सामने रखे ही तो हैं, तुझे खाने नहीं है। दीदी जो चीज मुझे पसंद नहीं मतलब नहीं पसंद, वो मुझे दिख भी जाती है तो गुस्सा आने लगता है बस मुझे।
अरे अनन्या बेटी, शांत हो जा। 1000 दफा समझाया है कि इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चल नाश्ता कर आराम से। पापा, आप इतना अच्छा खाना बना कैसे लेते हो? मतलब ये पोहे ना एकदम परफेक्ट बना है, चटपटा और स्वादिष्ट। हाथों से मेरी बच्ची। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है ये बता। पापा, आप क्या खाने के टाइम पर पढ़ाई की बात लेकर बैठ गए? और आप खड़े क्यों हो? बैठकर हमारे साथ नाश्ता कीजिए ना। अपनी 5 बेटियों को खाते देख कर ही मेरा पेट भर जाता है बस। काश ऐसे ही इस छुटकी गरिमा का भी पेट भर जाता। छोटी सी है लेकिन इस छोटी सी उम्र में 5 पराठे डकार जाती है। दीदी देखो, मेरे खाने पे नजर मत लगाओ। हाँ दीदी, मत लगाओ नजर। कहीं इस चक्कर में 2-4 पराठे ज्यादा खा लेगी तो पापा को बेकार में मेहनत करनी पड़ जाएगी। आरुषि के इतना कहते ही सभी हंसने लगते हैं और कुछ देर में सुरभि अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। तो आरुषि, अनन्या और वर्तिका कॉलेज चली जाती है और गरिमा अपनी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए निकल जाती है। और किशन लाल खाने की टेबल साफ कर ही रहा था कि तभी उसका नौकर कालू आता है और उसके हाथ से कपड़ा लेकर कहता है, मालिक आप काहे कर रहे हैं ये सब? हम आ गए हैं, हमें करने दीजिए। मुझे लग ही रहा था आज तुझे आने में देरी हो जाएगी, इसलिए मैंने बच्चों के लिए खाना खुद ही बना लिया था। इसमें कौन सी बड़ी बात है मालिक? आप बेबी जी के लिए हमेशा खुद ही खाना बनाते हैं। जाइए आप नहा धो लीजिए, हम लंच तैयार कर देते हैं। किशन लाल ऑफिस जाने के लिए रेडी होने चला जाता है। किशन लाल एक बहुत बड़ी कंपनी में 35 सालों से मैनेजर के तौर पर काम करता था। अच्छी पोस्ट और बेहतर काम की वजह से उसकी कमाई भी अच्छी थी और सबसे बड़ी बात, कंपनी में सब लोग उसकी इज्जत करते। किशन लाल कंपनी में जितनी मेहनत से और जिम्मेदारी से काम करता, उतना जिम्मेदारी से वो अपनी 5 बेटियों की परवरिश भी करता। एक रोज शाम के समय गरिमा किशन लाल से कहती है, पापा सुनो ना। क्या हुआ, भूख लगी है क्या? क्या गरिमा, कुछ देर तो अपने मुंह और पेट को शांति दे दे। दीदी मुझे भूख नहीं लगी, पर मैं पापा से कुछ मंगाना चाहती हूँ। किस खुशी में? तेरा बर्थडे तो अगले महीने है, तो अभी से तुझे क्या चाहिए? आप सब मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूंगी ना। पहले ही अपने अंदाजों और सवालों की पोटली बोलना शुरू हो जाते हो आप। हाँ तो अब बोल भी ले। हाँ तो पापा, मैं कह रही थी कि मुझे स्मार्टफोन चाहिए। क्यों? मतलब मैं 15 साल की होने वाली हूँ। मुझे छोड़कर मेरे सारे दोस्तों के पास फोन है, मुझे भी चाहिए फोन। चुप कर, मुझे मेरा पहला फोन कॉलेज में आने के बाद ही मिला था। अरे इसकी उम्र में तो मैंने बस पापा के हाथ में फोन देखा था। अरे शांत हो जाओ तुम लोग। गरिमा को फोन मिलेगा लेकिन तब जब वो 10वीं में अच्छे नंबर लाएगी। फिर तो मिल गया फोन। पापा मना करना है तो सीधे मना कर दो ना, ये बहाने क्यों बना रहे हो? और वैसे भी मैं अभी थोड़ा ना फोन मांग रही हूँ आपसे, 1-2 महीने बाद आप दे देना। आजकल के जमाने में वैसे भी सारे काम फोन से ही होते हैं। आपको क्या पता, मैं अब बच्ची नहीं रही, मुझे भी फोन चाहिए। बस कर अभी, सुरभि दीदी यहाँ नहीं है, वरना तेरे कान मरोड़ कर तुझे अच्छा सा लेक्चर देती फोन मांगने पर। तभी सुरभि घर लौटती है और गुस्से में अपना बैग सोफे पर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। उसका मूड खराब देखकर किशन लाल कुछ देर में उसके लिए खाना लेकर कमरे में जा रहा था तो देखता है कि सुरभि कमरे में रो रही है। तभी वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है, पापा को नहीं बताएगी कि किस लिए रो रही है तू? कुछ नहीं पापा, ऐसे ही कभी कभी लगता है कि माँ होती तो सही रहता। वो मुझे समझती, मैं अपने दिल की बात उनसे कह पाती। मैं भी यही सोचता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों को उसकी कमी कभी महसूस ना हो। तू मुझे नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन खाना खा ले बेटी। पापा आज मैंने इतनी मेहनत से फाइल तैयार की, उसे प्रेजेंट किया, लेकिन मेरी सीनियर ने मुझे कोई शाबाशी नहीं दी। बेटी तो ऐसे निराश नहीं होते, हिम्मत मत हार तू, बस मेहनत करती जा। तेरे सीनियर की शाबाशी तय नहीं करेगी कि तेरा काम अच्छा था या नहीं, इसलिए काम करो, फल की चिंता नहीं। इतना कहकर वो अपनी बेटी के आंसू पोंछता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। समय बीतता है और गरिमा का जन्मदिन आता है, जिसे उसका पूरा परिवार मिलकर धूमधाम से मनाता है। साथ ही किशन लाल उसे उपहार में फोन भी लाकर देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। सब ठीक चल रहा था। एक रोज कालू घर की सफाई कर रहा था, तभी वर्तिका अपना पेट पकड़े कमरे की ओर जा रही थी तो कालू कहता है, बेबी जी तबीयत खराब है का? नहीं ठीक हूँ मैं, आप अपना काम करो। तभी वो अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में जब किशन लाल ऑफिस से लौटता है तो नौकर कालू उसे वर्तिका के जल्दी घर आने की बात बताता है। तो किशन लाल वर्तिका के कमरे में जाकर देखता है कि वो पेट पकड़े बेड पर बैठी है। तभी वो रसोई में उसके लिए गर्म पानी करके हॉट वाटर बैग तैयार करता है
साथ ही उसके लिए एक कप कॉफी गरिमा के ट्यूशन से घर आने पर उसके हाथों वर्दिका के कमरे में भिजवाता है। ये लो दीदी, गरम कॉफी और हॉट वाटर बैग, इसे अपने पेट पर रख लो, कुछ आराम मिलेगा आपको। थैंक यू छुटकी, ये पीरियड्स के कारण ना पेट की बैंड बजी पड़ी है, इससे आराम मिलेगा। वैसे तुझे कैसे पता मेरे पेट में दर्द है? मुझे कहाँ पता था, वो तो पापा ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आपको ये दे दूं। यानी पापा को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है? सच में पापा हम पाचू का कितना ख्याल रखते हैं। हाँ दीदी, हमारे साथ माँ नहीं है, लेकिन वो हमें कभी महसूस ही नहीं होने देते। इस तरह किशनलाल अपनी बेटियों का ख्याल रखता। एक रोज संडे के दिन सभी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी उसकी पड़ोसन अपने बेटे को लिए गुस्से में वहाँ आती है और उसके बेटे के गाल पर थप्पड़ के निशान होते हैं। अरे बहन जी, आप क्या बात है? बात ऐसी है भाई साहब, आपकी लड़की बहुत ज्यादा ही तेज होती जा रही है। उसने मेरे लड़के पर हाथ उठाया है। देखिए देखिए कैसा चेहरा लाल हुआ पड़ा है मेरे लल्ला का। अरे तो आपके लल्ला के काम ही चाटे खाने वाले हैं। देख रहे हैं कैसे बदतमीजी से पटर पटर कर रही हैं। कुछ संस्कार सिखाइए। मैं भी क्या बोल रही हूँ, बाप से भी कहीं बेटियाँ संभली हैं। माँ होती तो थोड़ी अकल देती इनको। ऐसा है आंटी, ज्यादा तो बोलिए मत, क्योंकि गरिमा ने बताया है कि क्यों उसने आपके लड़के की गाल लाल किए हैं। रास्ते में आपके लड़के ने गरिमा की फ्रेंड की ड्रेस पर जानबूझकर इंक डालकर उसे परेशान किया है। तो अब आप बताइए कि अपने बेटे को यही संस्कार दिए हैं कि वो लोगों को परेशान करे? बोलिए ना आंटी, हमारे पापा पर तो आपने बहुत जल्दी उंगली उठा दी। पहले अपनी परवरिश तो देखिए। पड़ोसन की बोलती बंद हो जाती है और वो अपने बेटे को कान पकड़कर घर ले जाती है। अपनी बेटियों के दिल में अपने लिए इतनी इज्जत और प्यार देखकर किशनलाल की आंखें भर जाती है। सच में बेटियों का बाप बहुत खुशकिस्मत होता है और मैं तो इस दुनिया में बहुत नसीब वाला हूँ, क्योंकि मैं 5 बेटियों वाला बाप जो हूँ। सरिता अपनी बहू नीलम से बात करते हुए कहती है, अरे बहू, वो तुम्हारी दूर की मौसी है ना, शारदा मौसी? हाँ है, तो क्या हुआ माँ जी? उनकी बहू है ना, वो माँ बनने वाली है। मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि उनके पास इतना सब कुछ है, पैसा है, सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहू का ध्यान नहीं रख पाती। तो क्या हुआ माँ जी, सबका एक जैसा नहीं होता है। और वैसे भी आप परेशान मत हो, मेरा ध्यान आप वैसे भी इतना रखती हो। अगर मैं भी गर्भवती हो गई तो आप और भी ज्यादा ध्यान रखोगी मेरा। बहू तो इतना समझती है, लेकिन तू ये भी जानती है कि हम कितना गरीब हैं। मैं तो दूसरों का सोच कर परेशान हूँ, फिर हमारा क्या होगा? दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ से नीलम भागते हुए चली जाती है, क्योंकि उसे उल्टियाँ हो रही थी और चक्कर भी आने लगे थे। सरिता उसे लेकर पास के दवाखाने में जाती है और उसके इलाज के बाद पता चलता है कि नीलम गर्भवती है। ये सुनकर सरिता बहुत खुश होती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात से परेशान भी थी कि वो अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रख भी पाएगी या नहीं। सरिता नीलम को दवाखाने से वापस घर लेकर आती है और घर आते ही नीलम अपने बेटे आनंद से कहती है, बहू आज तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। तुम समझ भी नहीं सकती कि मैं आज कितना खुश हूँ। हाँ माँ, आप दादी बनने वाली हो और मैं पापा। हाँ तो यही बहू के पास रुक, मैं जल्दी से नजर उतार देती हूँ बहू की। कहते हैं गर्भवती औरत को जल्दी नजर लगती है। मेरे बस में जितना है उतना तो कर ही सकती हूँ मैं अपनी बहू के लिए। माँ जी, आप मेरे लिए जितना भी कर रही हो ना, वो बहुत ज्यादा है और आप कुछ भी परेशानी में मत रहो, सब ठीक है माँ जी। सरिता नीलम की नजर उतारती है और उसका अब पहले से भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगती है। सरिता की हालत भले ही खराब हो, लेकिन वो अपनी बहू का जितना हो सकता उतना ख्याल रखती। ऐसे ही एक दिन नीलम सरिता से कहती है, माँ जी, मेरा इमली खाने का मन हो रहा है, आप इमली ले आओ ना। बहू पैसे तो है नहीं मेरे पास, लेकिन तू यहीं रुक। तेरा जो खट्टा खाने का मन कर रहा है ना, मैं भी जाकर उसका इंतजाम करती हूँ कुछ। माँ जी रहने दो, मेरा मन नहीं है अब, आप कुछ मत करो। अरे ऐसे कैसे रहने दे, तुझे इमली खाने का मन कर रहा है ना, खट्टा खाना है ना तुझे, रुक मैं भी लाती हूँ तेरे लिए। सरिता वहाँ से नीलम के लिए हाथों का बनाया नींबू का अचार लेकर आती है और नीलम को देते हुए कहती है, बहू ये खा और बता कि कैसा बना है। मुझे पता था कि तेरे को खाने का मन करेगा ये, इसलिए मैंने पहले ही बनाना शुरू कर दिया था और अब अच्छा बन भी गया होगा। ये ले खा ले, ये घर का बना है, तेरे लिए अच्छा ही होगा। हाँ माँ जी, ये तो बहुत अच्छा है, मैंने आज से पहले तो कभी ऐसे नहीं खाया ना। ये मेरी सास ने मुझे मेरी गर्भवती होने पे खिलाया था, बोला था कि बहुत अच्छा होता है, ये घर में बना होता है और स्वादिष्ट भी होता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और मुंह का स्वाद भी बदल देता है। माँ जी, मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे तरीके से मेरी इच्छा पूरी कर रही हो।
सरिता इसी तरह नीलम की सारी इच्छा को पूरा करने में लगी रहती। नीलम को कुछ भी खाने का मन होता तो वो अपनी गरीब होने के बावजूद वो सब करती जो उसके बन पड़ता, बल्कि अपनी गरीबी में रहकर उसे अच्छे से अच्छा बना कर देती। इसी तरह कई दिनों तक चलता है। काफी दिनों तक तो सब ठीक रहता है। कुछ दिनों बाद नीलम के पेट में अचानक बहुत दर्द होता है और सरिता नीलम को वापस दवा खाने लेकर जाती है और वहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद सरिता को बोलती है, इनकी गर्भ बढ़ नहीं रही है, आपको इनका और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और इनके खाने पीने का भी अब और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इनकी सेहत को लेकर जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती हूँ। जो भी मेरी बहू की सेहत के लिए सही है मैं वही देती हूँ उसे। ऐसा नहीं होता है, आप उसे क्या दे रहे हो इस पे डिपेंड नहीं करता है। आपकी बहू का शरीर क्या ले पा रहा है उस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको वो सब चीजें ही देनी है जो उनकी सेहत को अच्छा करे। मैं आपको एक डाइट चार्ट बनाकर दे देती हूँ, आप इन्हें ही वही सब देना। ठीक है। डॉक्टर सरिता को डाइट चार्ट बनाकर दे देती है और वो चार्ट देखकर सरिता और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि डाइट चार्ट में जो भी था वो कैसे अपनी बहू को लाकर देगी। सरिता इसी सोच में रहती है और अपनी बहू को लेकर घर आती है। दोनों घर आए ही थे कि तभी वहाँ नीलम की माँ अनीता आती है और बोलती है, ये क्या है, आप मेरी बेटी का ऐसी हालत में भी ध्यान नहीं रख सकती हो क्या? या अपनी गरीबी में खुद जैसे मर रही हो वैसे ही मेरी बेटी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी गरीबी का स्वाद चखाकर ही मानोगी। बहन जी आप ये कैसे बोल रही हैं? मैं अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती हूँ और वो जब से गर्भवती हुई है तब से तो और भी ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैं उसका। अगर आप ध्यान रखती तो आज ये हालत नहीं होती मेरी बेटी की। जहाँ आप इसके इलाज के लिए गई थी वो मेरी जान पहचान की थी, उसने मुझे सब बता दिया है। आप मेरी बेटी की ढंग से डाइट तक नहीं खिला सकती हो। हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बहू को भूखा रखती हूँ। मैंने तो पहले ही बोला था नीलम को कि अपनी पसंद के लड़के से शादी करेगी तो यही होगा, और अब देख लो यही हो भी रहा है। माँ मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलती रहो। माँ जी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और ये तो होता रहता है। माँ जी अब मेरा बहुत ध्यान रखती है, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहू ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारी माँ है, अब तक उन्होंने ही तुम्हारा ख्याल रखा है। अब तुम ऐसा बोल रही हो उन्हें तो कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें। हाँ मैं तो दुश्मन हूँ ना तेरी, और सब तो तेरे लिए ही खड़े हैं जैसे। हाँ तो आप ऐसा क्यों बोल रही है, जैसे मेरी सास की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। ठीक है नहीं बोलती मैं, लेकिन अब से मैं भी यहीं रहूंगी ताकि इन गरीबों के पास जो नहीं है वो भी तुझे मिल सके। आप अपनी बेटी को लेकर निश्चय हो जाइए, हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने बोल दिया है मैं यहीं रहूंगी तो यहीं रहूंगी। अनीता भी अब अपनी बेटी के साथ वहीं रहने लग गई थी। अनीता के आने से सरिता का खर्चा भी बढ़ गया था, लेकिन अब हर समय अनीता सर पर खड़ी रहती कि उसकी बेटी को किसी चीज की कमी ना हो। ऐसा कई दिनों तक चलता है। सरिता गरीब होने के बावजूद अनीता को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। ऐसे ही कई महीने निकलते हैं और धीरे धीरे नीलम की डिलीवरी का समय भी आता है। डिलीवरी का समय चल रहा था कि एक रात बहुत जोरों की बारिश होती है कि तभी नीलम के पेट में दर्द उठता है और नीलम अनीता और सरिता को बुला कर कहती है, माँ जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है बच्चे के आने का यही समय है, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, ऐसे में तो बहू को बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। एक तो तुम लोग रहते भी ऐसी जगह हो जहाँ किसी को बुलाया भी जाए तो आने में सालों लगा देगा। अब क्या होगा मेरी बेटी का? अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम कैसे करेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। तो कोई बात नहीं ना, मैं हूँ ना, मुझे इन सब चीजों की बहुत जानकारी है, मैं करूँगी ना। जो मैं बोल रही हूँ वो सारी चीजें ला के दो मुझे बस। सरिता और अनीता मिलकर डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं और काफी देर तक कोशिश करने के बाद दोनों की मेहनत सफल होती है और नीलम एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। और जन्म देने के बाद नीलम अनीता और सरिता से कहती है, माँ देखा आपने मेरी सास को, अपनी गर्भवती बहू के लिए उन्होंने वो सब किया जो शायद आप भी नहीं कर सकती। आज इनकी वजह से ही मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आया है। हाँ मुझे लगा कि पैसे से ही सब हो सकता है, लेकिन यहाँ गरीब होने के बाद भी इन्होंने सब आसानी से संभाल लिया। सरिता अपनी बहू की डिलीवरी करती है और उसके बाद अनीता को भी समझ आता है और वो दोनों खुश होती हैं और इसी तरह आगे की ये जिंदगी भी काटती हैं।